नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी आजकल जिस भी मंच पर होते हैं, जिस भी महफिल में होते हैं, एक ही रट लगा रखी, एक ही बात बोलते हैं, 400 पार। अब की बार 400 पार, यानी पूरे देश को वो स्वीप करने जा रहे हैं 2024 में। वो ये ऐलान कर रहे हैं इस बार 543 में 400 सीटें लेकर आ रहे हैं, 400 से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं। बार बार वो मोदी जी यही कह रहे हैं, उनके चाणक्य अमित शाह भी यही कह रहे हैं। अब सवाल इस बात का है, क्या वाकई मोदी जी 400 सीटें जीतने जा रहे हैं इस बार, या फिर कई इलाकों में उनका मैच फंसा हुआ है, मुकाबला फंसा हुआ है और बीजेपी कई जगह, कई इलाकों में पिछड़ रही है। अब मोदी जी का ये जो 400 पार का जो ऐलान है, ये कितना सच्चा है, इसमें कितना सच है, चलिए आज इसको परखने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है बेहतर यही होगा कि जहां मोदी जी की गद्दी है, जहां मोदी जी खुद विराजमान है इंद्रप्रस्थ में, जहां उनका दरबार सजा है, दिल्ली राजधानी, उसी के चारों तरफ का जो इलाका है, आज उसको परखने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की, दिल्ली के बगल हरियाणा की, हरियाणा के बगल पंजाब की और इधर राजस्थान की। ये जो इलाका है मोदी जी के इंद्रप्रस्थ के चारों तरफ, जहां मोदी जी की गद्दी है, मोदी जी के नाक के नीचे, वहां का जायजा लेते हैं, वहां की जरा नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं कि वहां माहौल क्या है। कितनी सीटें पिछली बार जीती थी इस इलाके में, कितनी सीटें मोदी जी इस बार जीत रहे हैं। क्या वाकई यहां मैच फंसा हुआ है या फिर मुकाबला मोदी जी के हाथ में है। अब दोस्तों, जहां मोदी जी का और अमित शाह का दरबार है दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ में, उसके चारों तरफ का जो इलाका, उसी की आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। दिल्ली है, दिल्ली स्टेट है, केजरीवाल जहां मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और पिछली बार 7 में 7 जीत ली थी। दिल्ली के बगल में एकदम सटा हुआ गुड़गांव, फरीदाबाद, हरियाणा है। हरियाणा में 10 सीटें और पिछली बार 2019 में मोदी जी ने स्वीप किया था, झाड़ू लगा दी थी। 10 में 10 सीटें हरियाणा में लाए थे। पंजाब में 13 सीटें, हरियाणा के बगल में, हरियाणा से सटा हुआ पंजाब है, 13 सीटें हैं वहाँ पर। पिछली बार एनडीए ने, बीजेपी और अकाली दल ने मिलकर 2-2 सीटें, यानी 4 सीटें जीती थी। और राजस्थान में 25 है और आप कह सकते हैं एनडीए ने, बीजेपी प्लस एनडीए, 25 की 25 सीट जीत ली थी। कुल मिलाकर 55 सीटें इस बेल्ट में, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं जिसमें दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान का कुछ इलाका है जिसको मैं आज डिस्कस करूंगा विस्तार से एक्सपर्ट्स के साथ। 55 सीट्स हैं, 55 सीटें हैं इस इलाके में। उसमें से पिछली बार मोदी जी ने 46 सीटें जीती थी। स्ट्राइक रेट सोचिए क्या होगी, 46 सीटें जीती 55 में, 55 में 46 सीट स्वीप करी। एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, बैटल युद्ध मोदी जी ने इस इलाके में जीता, 55 में 46। अब सच्चाई यह है कि इस इलाके में आप यूं कह सकते हैं काफ़ी पानी बह गया और पानी जो बहा वो कई मुद्दे भी मोदी जी के हाथ से बहा ले गया। यहाँ पर किसान आंदोलन 2 बार हो चुका है, कई किसान जो है वो शहीद हो गए। किसानों का आंदोलन आज भी हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर जारी है। यही नहीं, यहाँ पहलवानों का भी आंदोलन हो चुका है, यहाँ जाटों का भी आंदोलन हो चुका है। यहाँ पर अग्निवीर के सबसे ज़्यादा युवा हैं जो बेरोजगार हैं। इस पूरी बेल्ट में बेरोजगारी का आलम भी चरम पर है। ये जाटों की बेल्ट है, किसानों की बेल्ट है। और यहाँ हाल ही में मोदी जी ने एक बड़ा ऑपरेशन भी किया, मुख्यमंत्री ही बदल दिया। अपना पुराना दोस्त मनोहर लाल खट्टर, जिसके साथ मोदी जी एक ही दरी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाना खाते थे, एक ही मोटरसाइकिल पर चलते थे, उसको भी कुर्बान कर दिया। स्थिति यह है इस इलाके में। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, दिल्ली की बात है, तो मोदी जी के पास दिल्ली में अब एमसीडी भी नहीं है। उनके हाथ से म्यूनिसिपैलिटी भी निकल गई, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी निकल गया दिल्ली में। तो ये स्थिति है। और बड़ी बात, दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसका असर यह हुआ कि मोदी जी ने बड़े बड़े महारथी बदल दिए। बड़े बड़े 30 मार खान जो थे, रमेश विधुड़ी हो, परवेश वर्मा हो, मीनाक्षी लेखी हो, गौतम गंभीर हो, सबको बदल दिया। और कुछ तो ऐसे थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे, जिन्होंने सियासत से ही तौबा कर ली, पार्टी नहीं सियासत ही छोड़ दी।
अब क्या हाल है इस बेल्ट में, पानी काफ़ी बह चुका है। अगर आप ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, एक्सपर्ट्स के साथ मैं आपसे आज की वीडियो में सीधे डिस्कस करूंगा कि कितनी सीटें मिल रही हैं, कहाँ कहाँ फंसी हुई सीटें, बहुत कुछ आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और एक लिटमस टेस्ट है, ये एक ट्रेलर है 400 पार का जो आज आप देखने जा रहे हैं। अगर मैं शुरू में ही बता दूं, दिल्ली में कई सीटें फंसी हुई हैं, हरियाणा में तो आधी सीटें फंसी हुई हैं, पंजाब में अगर मोदी जी खाता खोलें तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। जी हाँ, गौर करिएगा, पंजाब में खाता अगर खुल जाए तो बड़ी उपलब्धि होगी। और राजस्थान, जिसको स्वीप करने की बातें हो रही हैं, जो गोदी मीडिया के सर्वे बता रहे हैं स्वीप कर रहे हैं मोदी जी, ऐसी स्थिति नहीं है। क्योंकि जो किसान आंदोलन की आंच है वो बढ़ते बढ़ते हरियाणा से राजस्थान के बॉर्डर पर भी है, कई जिले प्रभावित हैं। आदिवासी आंदोलन भी राजस्थान के एक आध सीटों पर है। उसके अलावा जाट कहीं ना कहीं, गुजर कहीं ना कहीं मोदी जी से खुश नहीं है। तो राजस्थान में भी कई सीटें प्रभावित हो रही हैं। तो क्या आंकड़ा यहाँ आएगा? यहाँ 55 में 46 सीटें जीत के ले गए थे, क्या मोदी जी आधी सीटें जीत पाएंगे इस बार? 46 की जगह क्या वो 30 तक पहुँच पाएंगे? बहुत कुछ आज मैं बताने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो 3 एक्सपर्ट हैं, जिसमें दिल्ली में डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार होंगे, मैं आपको हरियाणा ले चलूँगा, हरियाणा में हिसार ले चलूँगा, जो जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। हरियाणा को इसलिए दोस्त समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तरह से एपी सेंटर है मोदी जी के लिए, चारों तरफ उसके, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। हरियाणा काफ़ी कुछ इस बार बदलने जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। वहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे जगदीप संधू, पिछले 25-30 बरसों से हरियाणा की राजनीति, पंजाब की राजनीति, राजस्थान की राजनीति समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये आपको जो डिस्कशन है ज़रूर देखना चाहिए। एक लिटमस टेस्ट समझिए इसको, एक आप सैंपल साइज समझिए 55 सीटों का, कि मोदी जी जो कहते हैं और ज़मीन पर क्या है, इस अंतर को अगर समझना है तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखिए, तस्वीर साफ होगी। चलते हैं सीधे प्रोफेसर रविकांत के पास, जो लखनऊ से हैं, अभिषेक कुमार दिल्ली से हैं, और हिसार हरियाणा से जगदीप सिंधु साहब हैं। मेरा पहला सवाल प्रोफेसर रविकांत से। रविकांत साहब, पंजाब की बात तो बाद में होगी, हरियाणा की बात भी होगी, दिल्ली की बात भी होगी, लेकिन पहले मोदी और शाह साहब की बात कर लें। जब दिल्ली की बात शुरू हुई है, मोदी जी और शाह साहब लगातार हर मंच, हर महफिल में एक ही रट लगी साहब, 400 पार, 400 पार, 400 पार। बहुत लोगों के समझ नहीं आता है कि 400 पार है क्या। मैं बता दूं उन दोस्तों को, 400 पार का मतलब है कि 543 सीटों में 400 सीटें लेके आ रहे हैं, यानी पूरे देश में झाड़ू लगाने जा रहे हैं मोदी जी एक बार फिर से। तो मैं ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब, ये 400 पार है, सच्चाई है इसमें, ये जुमला है, ये वॉर क्राई है क्या 400 पार? ये सपना है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, नेहरू की बराबरी करना है, तो वो रोज उनको सपना आ रहा है कि 400 पार। हकीकत कुछ और है, यूटोपिया में जी रहे हैं मोदी जी। आप अगर आंकड़ों की पर गौर करें तो 134 सीटें तो दक्षिण भारत में हैं, और आप आंध्रा में 0 हैं, केरल में 0 हैं, तेलंगाना में कितना पाएंगे आप, कर्नाटक में आपकी हालत कहां पहुंच गई है इस समय। तो आप कहां सीट लेके आ रहे हैं? दक्षिण में तो राहुल गांधी ने झाड़ू मार दी, और वहीं पर कांग्रेस के कई मजबूत चाणक्य मौजूद हैं। अब वहां से आप आएंगे नॉर्थ इंडिया, जो गढ़ है मोदी जी का, उसमें आपने राजस्थान का आपने जिक्र किया, मैं सिर्फ कारण बता दे रहा हूं। हनुमान बेनीवाल और आदिवासी पार्टी दोनों इस समय अगेंस्ट में खड़े हुए, तो आप कहां से सीट निकाल के ला रहे हैं? आप हरियाणा का जिक्र कर ही चुके हैं। आप चले आइए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरे उत्तर भारत में। महंगाई और बेरोजगारी 2 बड़े मुद्दे, और ये मुझे लगता है कि जाति और धर्म से ऊपर मोदी जी का एक भी नैरेटिव काम नहीं किया। आप 5-6 राज्य तो सीधे देख लीजिए, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, बिहार हो, और चले आइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, जहां मैं बैठा हुआ,
और वो सोच रहे हैं कि यहां झाड़ू लगेगी। सच्चाई इससे परे है। भले ही अखिलेश और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, लेकिन असल में जो डबल इंजन की सरकार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और आपस में जो खींचतान है, अब आप तो बेहतर जानते हैं कि जी, योगी वर्सेस जो अमित शाह चल रहा है उसके पीछे का खेल क्या है। तो यहां पे अपने से भी घिरे हैं और विपक्ष तो है ही। मैं डॉक्टर साहब, मैं इस 400 पार का जो फिगर है इसमें और थोड़ा भीतर घुसना उतरना चाहता हूं आपके साथ। मैं उतरूंगा, लेकिन मैं अभी अभिषेक जी के पास चल रहा हूं कि पहले जरा मोदी जी के दिल्ली की बात कर ली जाए, इंद्रप्रस्थ। अभिषेक, आपको क्या कह रहा है, आपका डेटा क्या कह रहा है? मैं बहुत संक्षेप में जानना चाह रहा हूं। दिल्ली की 7 सीटों में मोदी जी 7 जीत रहे हैं, 5 जीत रहे हैं, 4 जीत रहे हैं, सारी जीत रहे हैं, 2 जीत रहे हैं, 4 जीत रहे हैं। डेटा क्या बोल रहा है संक्षेप में? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 2 से लेकर 6 तक सीटें फंसी हुई है। 2 से लेकर आप और कांग्रेस का अलायंस है जी। नई दिल्ली की सीट जो सरकारी कर्मचारियों की सीट है, ओल्ड पेंशन स्कीम उनका मुद्दा है, वो सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ आएगी, इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। भले ही बासुरी स्वराज आ गई है अब, सुषमा स्वराज की बेटी। ठीक इसी तरह मनीष सिसोदिया का गढ़, ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली की सीट, गौतम गंभीर भी अब अपनी गंभीरता दिखाने के लिए वहां मैदान में नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का भी मोहरा नया है और आम आदमी पार्टी ने बेहद साधारण कार्यकर्ता को इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बना दिया है। और दूसरी सीटों की, 2 सीटों की मैंने बात की, आप मनोज तिवारी वाली सीट ले लें, चर्चा है कि वहां नेहा सिंह राठौर आ सकती है या संदीप दीक्षित आ सकते हैं। जो भी हो, लड़ाई कड़ी होगी। तिमारपुर से लेकर के सीलमपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके तक। चांदनी चौक की लोकसभा सीट तो पक्का फंसने जा रही है। चांदनी चौक की लोकसभा सीट पर बेहद मुश्किल हालात है बीजेपी के लिए। और जो सांसद साउथ दिल्ली में रमेश बिधूड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले सांसद, सदन के अंदर किस तरह की आपत्तिजनक भाषा बोलते थे, उनके पीछे पीठ थपथपाने वाले लोग सीटों के मामले में उनकी पीठ थपथपाते हुए नजर नहीं आए। प्रवेश वर्मा का बाहरी दिल्ली में टिकट कट चुका है। किसकी बात आप करेंगे? सुरक्षित सीट पर हंसराज हंस का यानी टिकट कट चुका है। अभिषेक एक लाइन में क्या, अभिषेक एक लाइन में, दिल्ली में क्या इस बार कांटे की टक्कर है? कांटे की टक्कर है इस वक्त? देखिए, कांटे की टक्कर के हालात अभी से 1 महीने पहले थे। अब कुछ सीटों पर तस्वीर साफ हो रही है और कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कुछ सीटों पे आप कह रहे हैं कांटे की टक्कर दिल्ली में है, कुछ सीटें आप बता रहे हैं कि वहां कहीं ना कहीं अभी से जो है बीजेपी पिछड़ रही। यानी जो स्थिति है मोदी जी की कुर्सी के ठीक नीचे दिल्ली में इंद्रप्रस्थ फंसा हुआ है, इंद्रप्रस्थ फंसा हुआ है। लेकिन मैं इंद्रप्रस्थ चाहता हूं कि मैं कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ूं, हरियाणा की तरफ बढ़ूं। कुरुक्षेत्र में कौन सा रण इस वक्त हो रहा है? हमारे साथ हिसार से सिंधु साहब जुड़े हुए हैं। सिंधु साहब, शॉर्ट में मैं जानना चाह रहा हूं, 10 सीटें आपकी हरियाणा में हैं और मोदी जी ने घबरा कर जब से वहां के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को हटाया है, अपने पुराने दोस्त को कुर्बान कर दिया और कई और बड़े मंत्रियों को कुर्बान कर दिया, तब से ध्यान हरियाणा पर जा रहा है पूरे देश का। तो क्या हरियाणा में 10 में से 10 सीटें मोदी जी जीत रहे हैं, 8 जीत रहे हैं, 6 जीत रहे हैं, 7 जीत रहे हैं? व्हाट इज योर फीडबैक मिस्टर सिंधु? जी, अब की बार की जो वास्तविकताएं हैं वो जीत की तो अपन नहीं कह सकते कि मोदी जी कितनी जीत रहे हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कितनी सीटें फंस गई हैं। कितनी फंसी हैं? जी, जिस प्रकार से इन्होंने आनंद फानंद में मुख्यमंत्री बदला, मुख्यमंत्री बदलने के बाद अभी तक नए मंत्रिमंडल की, पूरे मंत्रिमंडल की शपथ नहीं हो पाई, बीच में 2 बार वो व्यवधान हुआ। और भी जो कारण है, हिसार के जो सांसद थे वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, एक और सांसद के कहीं और जाने की या इस तरह की बातें आ रही हैं, सोनीपत के सांसद की सीडी मार्केट में आ गई। बहुत से ऐसे कारण हैं जहां अलग अलग कारणों से हरियाणा की 6 सीटें सामान्य तौर पे 6 सीटें फंस गई। संधू साहब बड़ी बात कर रहे हैं। हालांकि आप 25-30 साल से आपको तजुर्बा है और आपके बाल सफेद हैं, पके हुए बाल हैं, मैं टोकूंगा नहीं, आपकी बात मानूंगा, लेकिन बात बहुत बड़ी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं 10 में 6 फंसी है। साहब मोदी है तो मुमकिन है।
दीपक जी, मैंने जब हरियाणा या पंजाब के बारे में जो भी प्रेडिक्ट किया है, उनके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। संधू साहब, मैं कह रहा हूं, मैं आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहा, आप चौंकाने वाली बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि एक तरफ ये मोदी धरातल है की तो मुमकिन सच्चाइयां है, हैं। कहा 10 में 10 सीटों की बात हो रही है, आप कह रहे हैं 6 फंसी हुई हैं। 6 फंसी हुई हैं, धरातल की सच्चाइयां हैं दीपक जी, इनको नकारा नहीं जा सकता। आज की स्थिति में 6 सीटें ये फंसी हुई स्पष्ट तौर पे तो दिखाई फटाफट देती हैं। सीटों के नाम गिना दीजिए, मैं समीकरण नहीं जानना चाहता हूं। ओके, जैसे सिरसा है, हिसार, सिरसा ओके जी, सिरसा हो गई, हिसार हो गई, उसके हिसार, बाद आप अंबाला हो गई अंबाला, जी, कुरुक्षेत्र है, ठीक है, 4 रोहतक कुरुक्षेत्र, है, रोहतक है, सोनीपत है, तो बचा क्या मोदी जी के पास में? गुड़गांव और फरीदाबाद। गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी और करनाल। करनाल में मनोहर लाल खट्टर जी को खड़ा किया है। जी जी जी, चलिए चलिए, भिवानी में मैं समझ गया, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि 10 में 6, मुझे भरोसा नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से ही पूछ लेता हूँ, चैंपियन बैठे हुए हैं राजनीति समीकरण के। डॉक्टर साहब, आपको यकीन हो रहा है 10 में 6 सीटें मोदी हार रहे हैं हरियाणा में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। डेफिनेटली मैं सिर्फ आंकड़ों की बात करूंगा। 22 से 25% वहां जाट समुदाय है। पहलवान बेटियों का पूरा आंदोलन, किसानों का आंदोलन, एक गुस्सा। दूसरा, पंजाबी समुदाय करीब 5.5%। खट्टर साहब को आपने बाहर कर दिया, अनिल विज को आपने बाहर कर दिया, दोहरी नाराजगी आपने ली और एंटी इनकम्बेंसी तो है ही। खट्टर साहब की परफॉर्मेंस क्या थी ये तो हरियाणा मुझे लग रहा है कि 8-9 साल से देख रहा है। अभिषेक, मैं ये जानना चाह रहा था कि किसान आंदोलन में जिस तरह से ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबर बुलेट्स चलाई, गोली भी चली वहां पर और किसान शहीद भी हुए, आपको लगता है कि ये जो किसान आंदोलन है इसकी जो चिंगारी है आपको पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, क्या ये तीनों राज्य प्रभावित होने जा रहे हैं? बिल्कुल। अब तो पंजाब की हालत यह है कि वो सन्नी देओल का 2.5 किलो का हाथ भी खाता नहीं खोल पाएगा पंजाब में। अरे बाप रे बाप, खाता खुल गया था जी। जी, पंजाब में खाता खुलना मुश्किल है बीजेपी का। आप बीजेपी को देख रहे हैं हरियाणा पे। चंडीगढ़ इस देश का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला इलाका। जरा जाकर पूछिए बीजेपी के बारे में। जितने लोग किरण खेर से नाराज है वो तो है ही, अनुपम खेर की पत्नी जो सांसद है, उससे कहीं ज्यादा लोग बीजेपी की नीतियों से नाराज है। की श्रेणी में जो काम मतलब आप वही अभिषेक, वोट डालेंगे। आप 13 सीटों में से एक भी सीट बीजेपी को नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि सनी देओल भी वहां कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, ये तो मतलब बहुत, अगेन इट्स अ सरप्राइज फ्रॉम पंजाब। मैं चाहूंगा कि बिल्कुल है। साहब 1 मिनट के अंदर बता दीजिए, पंजाब में जो अभिषेक बोल रहे थे कि साहब खाता नहीं मोदी जी का खुलेगा। जी, इनके पास 2 ही सीट थी, एक होशियारपुर और एक गुरदासपुर। और अब आप ये देखिए कि पंजाब में अकाली दल के साथ ये गठबंधन करना चाहते थे और 3 दिन पहले एक खबर आई है कि बेअदबी मामले में जो अभियुक्त था प्रदीप कलेर, उसने चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जज के सामने जाके बयान दे दिया है, जिसमें उसने बताया है कि मुख्य साजिशकर्ता हनीप्रीत और ये गुरमीत सिंह राम रहीम थे। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ और ये खुलासा एक ऐसा खुलासा है जो सारे पंजाब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गया। एक रिलीजियस इशू है और सिख सेंटिमेंट्स थोड़ा सा वहां पर आप कह सकते हैं कि भड़का हुआ है, और बीजेपी के लिए ये आप कह सकते हैं कि स्थिति और ज्यादा खराब है, कंगाली में आटा गीला, इस तरह की स्थिति दिख रही। मैं एक छोटा सा कमेंट आपसे चाह रहा था सिंधु साहब, क्या राजस्थान की जो बॉर्डर की सीटें हैं 4-5, वो भी आपको दिख रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से, परिस्थितियों की वजह से वो भी बीजेपी की फंसी हुई हैं? निश्चित तौर पे। अब आपको मैं गिनवा देता हूं जो सीटें हैं। जयपुर ग्रामीण, अलवर, जयपुर ग्रामीण, उसके बाद आ जाइए आप सीकर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, ओके, उसके बाद गंगानगर, जो इफेक्टेड एरिया है जहां किसानों के आंदोलन रहे। जी, उसके बाद मतलब अगर आप बात करें
तो जो किसान का आंदोलन है, कोटा के पास सवाई माधोपुर वाली जो सीट है, जो चंबल के किनारे, वो भी किसानों की बेल्ट है। जी, और उधर मतलब आप जो हम्म, और बोलिए बोलिए। बांसवाड़ा और उदयपुर, ये ट्राइबल सीटें हैं दोनों। और अगर बात करेंगे जैसलमेर की, वो सीट भी संशय में है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 9 से 10 सीटें राजस्थान के अंदर वो भी फंस गई हैं। और ये मतलब आप प्रभाव कह रहे हैं डेफिनेटली कि होने वाला है। मैं तो 4-5 सीट मान के चल रहा था, आपने 9 सीटें गिनाई। अब चूंकि आपका एक्सपीरियंस, आपके एनालिसिस, आपकी प्रोडिक्शन राजस्थान को लेकर, हरियाणा को लेकर, पंजाब को लेकर, मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि एक लंबा आपका एक आप कह सकते हैं एक क्रेडिबिलिटी की आपकी रिपोर्टिंग रही है। लेकिन एक चीज जो बात निकल के आ रही है सिंधु साहब, ये जो 9 सीटें हैं, अगर इन 9 सीटों में अशोक गहलोत और सचिन पायलट और राहुल गांधी ये सब एक एक हो जाएं, एक यूनिट की तरह काम करें, तो पासा पलट सकता है ये 8-9 सीटों पे। मैं एक फाइनल कमेंट चाहूंगा प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, ग्राउंड सिचुएशन आपने देख ली, हरियाणा की देख ली, दिल्ली की स्थिति जो है, हमारे डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक जी ने सारा डेटा रख दिया, और सिंधु साहब ने तो आज कमाल कर दिया, छक्के पे छक्का मार रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ओवरऑल स्थिति है नॉर्थ की, पंजाब 13 सीटों वाला, हरियाणा 10 सीटों वाला, दिल्ली 7 सीटों वाला, और राजस्थान 25 सीटों वाला, जहां 9 सीटें फंस रही। ये एक बड़ा चंक है, एक बड़ा रीजन है। अगर ये रीजन फंस रहा है, तो मैं संक्षेप में जानना चाह रहा हूं कि ये फिर 400 पार किया है, क्या देश के साथ छल किया जा रहा है? ये कोई विज्ञापन की लाइन है? ये है क्या फिर 400 पार? देखिए दीपक जी, अभी 2 इलेक्शन जो पहले के थे उसमें मोदी जी वनडे खेलते थे। अब इस समय 2020 के मूड में आए हैं, और 2020 में तो कुछ भी हो सकता है। वही हालात है, जब जमीन पर आप टिक ही नहीं रहे हैं, बैटिंग आप ठीक से कर ही नहीं रहे, तो वहां तो विकेट उड़ना ही है। तो जो भी नैरेटिव है वही फेल हो रहा है। और इसीलिए मैंने कहा ना कि वो जो स्वप्न है, और खास करके गोदी मीडिया के जरिए 400 पार, तो लोगों की आंखों में केवल वो छवि बनाना कि नहीं साहब मोदी तो जीत ही रहे हैं, मोदी को तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो जो वोटर है उसके दिमाग में भी ये डाल दिया जाए कि नहीं साहब मोदी ही आ रहे हैं। तो जो फ्लोटिंग वोटर होता है 15 से 20%, उस फ्लोटिंग वोटर को प्रभावित करना ये सबसे बड़ी कोशिश है, ये 400 पार के जरिए। जी लेकिन जी मुश्किल ये है कि ये जो फ्लोटिंग वोटर है, इसमें नौजवान भी है, और इसमें वो कुछ किसान भी है, जी। कुछ दलित है, कुछ पिछड़ा है। यहां पे मामला फंस गया है। अभिषेक, लास्ट कमेंट, आपको क्या लगता है कि एक माहौल बना रहे हैं मोदी और अमित शाह, और मोदी और अमित शाह जो बोल रहे हैं, गोदी मीडिया उसको प्रोजेक्ट कर रही है भोंपू की तरह, एक माहौल देश में बनाया जा रहा है 400 पार का, सो दैट जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं फ्लोटिंग वोट जो है, जो अनडिसाइडिंग वोट होता है, जो किसी पार्टी का वोट नहीं होता, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। लास्ट कमेंट। माहौल बनाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जनता के बीच इस बार चुनाव को लेकर उस तरह का माहौल नहीं दिख रहा है जो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दिखा था। जनता इस बार एक उदासीन दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी के प्रति कोई उत्साह हो 2014 की तरह जनता में, वैसा भी नहीं है। 2019 की तरह ये हो कि चलो 5 साल देख लिया, एक बार और देखते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। तो उस तरह से हालात नहीं है कि आप विकल्पहीनता की स्थिति पेश करने के लिए चले जाएं और जनता आपके नैरेटिव पर भरोसा समझ करे। गया। तो कुल मिलाकर मुझे लगेगा आज जो हमारा पैनल था, और खासकर संधू साहब ने जो आज बैटिंग करी, इन्होंने तो कई खुलासे कर दिए कि साहब 10 में 6 सीटें फंसी हैं। अब इतने पुराने पत्रकार हैं कि मैं इनको कन्फ्रंट भी नहीं कर सकता, ग्राउंड जीरो से। इन्होंने कहा कि राजस्थान में 8-9 सीटों पे अगर कांग्रेस विपक्ष अच्छी तरह से लड़े, वहां भी नुकसान हो सकता है। और पंजाब में तो सारे पैनलिस्ट का मानना है कि कुछ होने वाला नहीं। मोदी जी भी शायद मान चुके हैं, अकाली दल भी मान चुका है कि जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहां पर नंबर 1 और नंबर 2 की स्थिति में, बीजेपी के लिए स्थिति खराब है। अभिषेक आप आए, और संधू साहब आप आए, प्रोफेसर साहब आप आए। कुल मिलाकर एक चीज जो आज सामने आ रही हुई है कि मोदी जी के इंद्रप्रस्थ की गद्दी के ठीक नीचे जो इलाका है, जो दिल्ली और पंजाब और राजस्थान और हरियाणा, कभी एक टाइम पे इसी इलाके को पंजाब कहते थे, ये जो इलाका है उत्तर भारत का,
ये कहीं ना कहीं फंसा हुआ, और इसमें मुख्य भूमिका किसान आंदोलन की रही, जो अभी भी जारी है। अभिषेक, थैंक यू सो मच। संधू साहब, हिसार से आप जुड़े, तबीयत आपकी जी। खराब थी, आप आए, आपको सलाम है, सैल्यूट है, आप जुड़े हमारे थैंक साथ। यू। और प्रोफेसर ये साहब, बहुत आपका मेहरबानी। मैं शुक्रिया किस तरह से करूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है, आप आते हैं, खुलकर बोलते हैं, समझाते हैं। थैंक यू सो मच। अपने मित्रों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सर।